अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नशवा रशीद और आप देख रहे हैं LOS लाइब्रेरी ऑफ स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करने का अंजाम। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। महकमा पुलिस में भर्ती होने वाले लड़कों को तरबियत देने के लिए हुकूमत ने शहर से बाहर एक कैंप कायम कर दिया था। तमाम नौजवान 16 से 18 साल की उम्र के थे। उन्हें असलहे के इस्तेमाल के अलावा आफतज़दा शहरियों की मदद करना भी सिखाया जाता था। ग्रुप के कुछ लड़के मश्क पर जाने से पहले अपनी बंदूकों को चेक कर रहे थे। ट्रेनिंग अफसर ने उन्हें अपना सामान बिल्कुल दुरुस्त रखने की हिदायत की थी। अगर कोई इस सिलसिले में ज़रा कोताही करता तो उसकी सज़ा पाता। अचानक शोर की आवाज़ सुनाई दी। लड़कों ने बाहर झाँका। 2 लड़के अपने उस साथी को पकड़कर इसी तरफ ला रहे थे जो चंद रोज़ पहले ही भर्ती हुआ था। ये फैसल था, जिसके गले में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था। जब वो तीनों करीब आए तो सब लड़के घेरा डालकर खड़े हुए। एक लड़के ने रस्सी का फंदा खोलने की कोशिश की तो कोई लड़का बोला कि इसको रस्सी समेत ही अफसर के पास ले जाओ ताकि बात आसानी से उनके समझ में आ जाए। लेकिन उसने ये मशवरा नज़रअंदाज कर दिया। गिरहें बहुत सख्ती से बंधी गई थीं। दम घुटने की वजह से लड़के का चेहरा सुर्ख हो गया था। साथ आने वाले लड़कों ने बताया कि हम दोनों दौड़ लगाकर वापस आ रहे थे कि इसको दरख्त पर लटके देखा। ये खुदकुशी करना चाहता था। इसकी दोनों टांगें हवा में लहरा रही थीं। हमने ऊपर चढ़कर फौरन रस्सी काट दी, वरना ये मर चुका होता। लड़के को ठंडा पानी पिलाया गया। फिर ज़रा फंदा ढीला हुआ तो उसके हवास ठिकाने पर आए। इसी लड़के ने कहा कि अगर ये बेचारा मर जाता तो उसके माँ बाप किस कदर रोते। उसी दौरान किसी अफसर को इत्तला कर दी गई। उनके आते ही लड़कों ने 2 हिस्सों में बंटकर उन्हें रास्ता दिया। वो लड़के के करीब बैठ गए और आहिस्ता से पूछा, क्यों भाई, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या परेशानी है तुम्हें? लड़कों में से कोई बोला, सर ये ट्रेनिंग के दौरान भाग भी जाता है, शायद ये सभी से पसंद नहीं है, जभी तो। अफसर ने उसे डांट दिया, इसी सूरत हाल पर तबसरा करने के लिए तुमसे किसने कहा है? वो लड़का सहम कर खामोश हो गया। ऑफिसर ने फैसल से कहा, हाँ भाई, क्या यहाँ तुम्हें कोई तंग करता है? क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? फैसल बदसतूर खुलाव में घूरता रहा। उसकी मुसलसल खामोशी से ऑफिसर का दोस्ताना अंदाज रुखसत हो गया। वो चींच कर बोला, मेरी बकवास तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है या नहीं? फैसल अब भी खामोश था। अचानक मजमे में हलचल पैदा हुई। सार्जेंट आजम भट्टी इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गया था। वो काले रंग का भद्दे चेहरा वाला आदमी था, जिसने अपना एक हाथ अपनी मूछें नोकदार बनाने के लिए वफ कर रखा था। वो एक सख्त गिर अफसर था। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? सब लोग क्यों जमा हैं? उसकी गर्जदार आवाज़ सुनकर एक तरफ लोग हट गए। ट्रेनिंग अफसर ने कहा, इसने खुदकुशी की कोशिश की थी जनाब, लड़कों ने इसे बचा लिया है। क्यों बचा लिया? जब ये खुद मरना चाहता है तो मरने दिया होता। फिर वो फैसल की तरफ बढ़ा। रस्सी का फंदा अब भी उसके गले में पड़ा हुआ था। सार्जेंट ने रस्सी का सिरा पकड़कर हल्का सा झटका दिया। तुम्हें पता है खुदकुशी में नाकामी की क्या सज़ा होती है? फैसल की खामोशी ने उसे गुस्सा दिला दिया। उसने एक हाथ से फैसल की थोड़ी को ऊपर किया। मैं नज़्म ज़ब्त पसंद करता हूँ, मुझे यहाँ इस किस्म के ड्रामे अच्छे नहीं लगते। उसके महकमे की बदनामी भी होती है। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल। उम्र क्या है तुम्हारी? 16 साल। कब से यहाँ हो? 1 हफ्ता हो गया। तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? मुझे नहीं मालूम। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, खड़े हो जाओ। सार्जेंट खुद तो छोटे कद का आदमी था, लेकिन उसके हाथ गैर मामूली लंबे थे। किसी गलती पर पेश होने वाला सिपाही दूर खड़ा होने की वजह से खुद को सार्जेंट के हाथ से महफूज समझता था। लेकिन जब अचानक उसका थप्पड़ मुंह पर पड़ता तो वो सिपाही थप्पड़ के सदमे से ज़्यादा सार्जेंट की मुहारत पर हैरान होता। इस काम में उसे इतनी मशक हो गई थी कि कैंप में उसका कोई सानी नहीं था। लड़के, सार्जेंट फिर से फैसल से बोला, क्या तुम पुलिस के महकमे से खुश नहीं हो? नहीं, ये कहते हुए उसने खुद को सार्जेंट का थप्पड़ खाने के लिए तैयार कर लिया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं घर के माहौल में भी खुश नहीं था। तुम जैसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह सकते, यहाँ तक कि जन्नत में भी। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम भी होना चाहिए। ये कहते हुए सार्जेंट ने अपना करतब दिखा ही दिया। फैसल के आंसू निकल पड़े। सार्जेंट ने उसके गले में पड़ी रस्सी पकड़ी और उसे अपने दफ्तर में ले आया। वहाँ उसका एक क्लर्क भी मौजूद था। मजमा मुंतशिर हो गया था। दफ्तर पहुंचकर उसने फैसल को एक बेंच पर धकेल दिया। तुम
یعنی کتے کی دم۔ میں اسی دمیں سیدھی کرنے کا ماہر ہوں۔ تم خود کو دودھ پیتا بچہ سمجھتے ہو کہ ساری عمر ماں کی گود میں گزارنا چاہتے ہو؟ اچانک فیصل غصے میں چیخا، میں تم سب ویشیوں سے نفرت کرتا ہوں، تم لوگ کتے ہو۔ سارجن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسی بات سنی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو اسے ان الفاظ پہ یقین ہی نہیں آیا۔ جب بات کا مفہوم اس کی سمجھ میں آیا تو ایک زوردار لات فیصل کے پیٹ پر دے ماری۔ فیصل زار و قطار آواز سے رو پڑا۔ سارجن کچھ سوچتا ہوا اپنی میز کی طرف مڑا۔ اسی وقت فیصل نے جیب سے چاقو نکال کر اپنی کلائی پر پھیر لیا۔ چاقو کے کھٹکے کی آواز سن کر سارجن چونکا۔ وہ بھاگ کر فیصل کے قریب پہنچا، لیکن اس وقت تک وہ اپنی دوسری کلائی بھی کاٹ چکا تھا۔ سارجن نے جلدی سے کلرک کو آواز دی، جلدی کوئی چیز لاؤ، اس کا خون بند کرو۔ پھر وہ فیصل کی کلائیاں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں فرسٹ ایڈ کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کلرک نے جلدی میں فائل باندھنے والی ڈوری سے اس کی کلائیاں کس کر باندھ دیں تاکہ خون بہنا رک جائے۔ پھر اس نے کاغذ جوڑنے والی چوڑی ٹیپ اس کے زخموں پر چپکا دی۔ خون رسنا بند ہو چکا تھا۔ سارجن نے فیصل کو بینچ سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، چہرے پر نکاہت طاری تھی۔ اس وقت سارجن نہ تو اس پر سختی کر سکتا تھا اور نہ اسے اپنے سلوک کی معافی مانگ سکتا تھا۔ اگرچہ ماتحتوں سے اس کا یہ رویہ معمول کے مطابق تھا، لیکن پھر بھی اسے جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ڈی آئی جی صاحب کے سامنے اس حادثے کے بارے میں کیا وضاحت کرے گا جو ابھی دورے پر آنے والے ہیں۔ اگر اس نے شکایت کر دی تو خیر دیکھا جائے گا۔ ڈی آئی جی لگ بھگ 40 سال کا آدمی تھا۔ اس کے کلین شیو چہرے سے نرمی ظاہر ہوتی تھی، لیکن آنکھوں میں ذہانت نمایاں تھی۔ کیمپ میں آتے ہی اسے آج کے حادثے کی اطلاع مل چکی تھی، لہٰذا وہ پہلے سارجن کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اچانک دفتر میں داخل ہوا تو سارجن نے بھوکلا کر جلدی سے سلیوٹ کیا۔ اس نے ڈی آئی جی کو صورتحال بتاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ ڈی آئی جی اس کی باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، یعنی یہ آپ کی غفلت اور نااہلی ہے۔ سارجن کو ڈانٹ سن کر اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن دل میں گالیاں دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈی آئی جی نے فیصل کی طرف رخ کر دوستانہ لہجے میں اس سے کہا، بیٹے تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، اس نے مایوسانہ انداز میں جواب دیا۔ دیکھو، ڈی آئی جی نے فیصل کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، پولیس کی تربیت شروع میں خوشگوار نہیں ہوتی، اس مرحلے پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ یہاں نظم و ضبط کی سخت پابندی کرنی پڑتی ہے، لیکن تمہارا مستقبل سنوارنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ مستقبل؟ فیصل نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں اپنا مستقبل خود بنا سکتا ہوں، لیکن یہاں نہیں۔ یہاں بھی بنا سکتے ہو، تم صرف محنت سے ڈرتے ہو۔ اگر تم جدوجہد کرو تو ممکن ہے کہ ترقی کے کسی بڑے عہدے تک پہنچ جاؤ گے۔ فیصل کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ ڈی آئی جی نے جیب سے چاقو نکال کر اس کے گلے میں پڑی رسی کاٹ کر کھڑکی سے باہر پھینک دی اور کلرک سے پانی منگوا کر اسے پلایا اور کہا، خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہار مان لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم حساس بہت ہو، ہر ذہین آدمی حساس ہوتا ہے، لیکن اب بھی خاموش کیوں ہو؟ ڈی آئی جی نے ہمت نہیں ہاری۔ زندگی کی اتنی کم قیمت نہیں ہوتی کہ فضول ضائع کر دی جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں چاقو دیکھ رہے ہو، میں چاہوں تو اس سے اپنا ہاتھ کاٹ لوں، چاہوں تو پھل کاٹ کر کھا لوں۔ تم نے اتنا بڑا قدم بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیا۔ کیا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ نہیں، میرا بھی یہی اندازہ تھا، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ لوگوں کا جو تمہیں نہیں سمجھ پائے، یا تمہارا جو تم لوگوں سے الگ رہے؟ فیصل نے خالی نظروں سے ڈی آئی جی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ڈی آئی جی نے کہا، ٹھیک ہے، آج سے تم مجھے اپنا دوست سمجھو، میری باتوں پر عمل کرو اور اپنے مستقبل پر نظر رکھو۔ تمہارے زخم جلد بھر جائیں گے۔ فیصل بے دلی سے مسکرا دیا۔ تربیتی کیمپ سے کچھ فاصلے پر بنی پانی کی ٹنکی 6 منزلہ عمارت جتنی بلند تھی۔ نیچے سے اوپر تک لوہے کا ایک چکر دار زینہ بنایا گیا تھا۔ ٹنکی کے سب سے اوپر چاروں طرف 3 فٹ اونچا لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ فیصل آج پھر خودکشی کرنے کے ارادے سے ٹنکی کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ اس نے سیڑھی کے دروازے میں تالا بھی ڈال دیا تھا تاکہ کوئی اوپر نہ آ سکے۔ سب لوگ ٹنکی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ سارجن اور دوسرے افسران بھی موجود تھے جو سر جوڑے اسے اتارنے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کو بھی طلب کر لیا گیا تھا، جن کے پاس اونچی سیڑھی تھی لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں تھے۔
फैसल ऊपर खड़ा सबकी बेबसी का तमाशा देख रहा था। उसी वक्त हल्के स्लेटी रंग की एक कार मैदान की तरफ आती नजर आई। ये पुलिस सुपरिटेंडेंट की कार थी। अफसरान के करीब आकर रुक गई। एसपी साहब 50 साल की उम्र के मालूम होते थे। उनकी कनपटियों के बाल सफ़ेद हो चुके थे। अफसरों ने सल्यूट किया। उन्होंने कार से उतरे बगैर पूछा, क्या मामला है? सार्जेंट ने कहा, सर, एक ज़ेर तरबियत लड़का खुदकुशी के इरादे से पानी की इस टंकी पर चढ़ गया है। एसपी साहब ने कहा, मैंने सुना था पहले भी यहाँ किसी ने यह हरकत की थी। किसी अफसरान ने जवाब दिया, सर, ये वही लड़का है। आज तीसरी बार इसने ये कोशिश की है। आप लोगों ने उससे बात की है? आखिर ये चाहता क्या है? जी सर, हम बहुत देर से इसे समझा रहे हैं, मगर ये लोग समझने वाले होते ही नहीं हैं। इन जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर होता है। जी हाँ सर, एक बार तो इसने अपनी कलाइयाँ भी काट ली थी। एसपी साहब कार से उतरते हुए बोले, कहाँ है वो अहमक? मैं उसे समझाता हूँ। एसपी साहब ने हाथ का साइबान बनाकर ऊपर गर्दन उठाई। फैसल पर नज़र पड़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो आहिस्ता से बोले, गलती मेरी ही है। सार्जेंट ने चौंक कर एसपी साहब की तरफ देखा, मगर वो तस्वुर में कहीं गुम थे। एसपी साहब के बेटे को तस्वीरें बनाने का बेहद शौक था और वो बेटे के इस शौक को फजूल समझते थे। हालांकि उसकी बनाई हुई तस्वीरों की सब तारीफ करते थे और हैरान होते थे कि वो इतनी कम उम्र में इस कदर आला दर्जे की तस्वीरें बनाता है। वो अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर चुका था। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा रंगों में लतरे हुए हाथों के साथ तस्वुरात की दुनिया में खोया रहे। उनके ख्याल में बेटे को इसी जगह मुलाजमत करनी चाहिए जहाँ वो ज़माने की ऊंच नीच देखकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। एक दिन उन्होंने बेटे को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में कुछ बन जाओ। ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हें 4 पैसे मिलें। पैसा दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये तस्वीरें तुम्हारा पेट नहीं भर सकती, ना तुम्हारा और ना तुम्हारे घर वालों का। पेट भरना ही तो सब कुछ नहीं होता अब्बा जी। आखिर रूहानी मुसर्रत, खुद सुन चुका हूँ मैं तुम्हारी एक बकवास। मैंने तुम्हें एक फ़ैसले के लिए यहाँ बुलाया है। कैसा फ़ैसला? या तो तुम अपना फजूल शौक़ छोड़ दो या ये घर छोड़ दो। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात मानना होगी। बेटा कुछ कहे बगैर तेज़ी से मुड़कर कमरे से निकल गया। फैसल छलांग लगाने के लिए जंगले पर चढ़ने लगा। एसपी साहब अपने ख्यालात से बुरी तरह चौंक उठे। वो चीख कर बोले, उतर आओ फैसल बेटे, खुदा के वास्ते नीचे आ जाओ। मैं तुम्हें तस्वीरें बनाने से नहीं रोकूंगा, मैं खुद तुम्हें मशहूर बनाऊंगा। फैसल ने नीचे झांक कर देखा। बूढ़ा बाप दोनों हाथ फैलाए खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फैसल आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। किसी अफसर ने पूछा, एसपी साहब, ये आपका बेटा है? हाँ, मैं ज़बरदस्ती इसे इस शोबे में लाना चाहता था और मैंने इसे हिदायत की थी कि मेरे बारे में किसी को ना बताए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे ताल्लुक़ से ट्रेनिंग के दौरान इसके साथ कोई रियायत बरती जाए, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि बच्चे का जहनी रुझान देखकर ही उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करना चाहिए। मैं खुद इसकी हौसला अफजाई करूँगा। मुझे यकीन है कि वो इस मुल्क का सबसे मुमताज़ मशहूर बनेगा। फैसल नीचे आ चुका था। बाप बेटा दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े और गले लग गए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।